गुड मॉर्निंग। आप लोगों का ग्रैंड ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन पढ़ा था कि दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। और उसके 4 टाइप होते हैं। जो फर्स्ट था रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ था ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये जो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर है वो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। रॉल्स लॉ ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जो लेक्चर नंबर 13 में आप लोग वहां से भी उसको देख सकते हैं। आज हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसका न्यूमेरिकल्स बनाना है, जो कि बोर्ड लेवल में भी या बोर्ड एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कंपटीशन के एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग फोकस करना है मेन उसका किस पे, न्यूमेरिकल्स। देखिए रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर हम लोग क्या पढ़े थे, याद करिए कि व्हाट इज रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इट इज द रेशियो ऑफ लॉरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से। किससे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये जो लॉरिंग इन वेपर प्रेशर है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा पी से। और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का टर्म्स क्या था, पी नॉट ए। किससे, पी नॉट ए। यानी हम लोग क्या लाए थे, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। It is the ratio of lowering in vapor pressure of solution to the vapor pressure of pure solvent. Such ratio is called relative lowering in vapor. और ये जो relative lowering in vapor pressure था वो किसके इक्वल था, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यानी हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूट को बी से। तो ये क्या था, काई। यही मेन हम लोग को आज पढ़ना है कि what is relative lowering in vapor pressure. It is the ratio of lowering in vapor pressure of the solution to the vapor pressure of pure solvent. इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P naught A. What is P naught A? It is the vapor pressure of pure component. What is PA? It is the vapor pressure of solution containing non-volatile solute. मतलब कोई भी सॉलिड को जब डिसॉल्व करेंगे तो वेपर प्रेशर जितना डिक्रीज करके आएगा वो कहलाता है क्या, पीए। व्हाट इज पी नॉट ए, अभी जस्ट हम बताया कि पी नॉट ए क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। और काई भी क्या है, एक्स भी हम लोग जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और यही फर्स्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कि व्हाट इज द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज द रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। थोड़ा सा याद करिए, हम लोग एक्सपेरिमेंटल पढ़े थे। जैसे सपोज एक लिक्विड कंपोनेंट हम लोग ले लेते हैं क्लोज कंटेनर में कोई भी, तो जनरली हम लोग कांसेप्ट्स को डिराइव करने के लिए ए मानेंगे, इट इज सॉल्वेंट, जो प्योर स्टेट। और इसमें ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा सरफेस पे, मान लेते हैं ए ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस पे क्लोज कंटेनर। तो जैसे हम लोग क्लोज कंटेनर हो या ओपन कंटेनर, इसका जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होगा, सब मॉलिक्यूल आर कन्वर्टेड इनटू द वेपर फॉर्म। कुछ मॉलिक्यूल क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही जो मॉलिक्यूल वेपर में होता है ये प्रेशर अप्लाइड करता है, जिसको हम लोग पी नॉट ए, क्या, पी नॉट। तो सरफेस पे कितना मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी अगर ये 8 मॉलिक्यूल सरफेस पे, तो 8 मॉलिक्यूल हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू एस्केप एंड कन्वर्टेड इनटू द वेपर फॉर्म, इसलिए प्रेशर लगाता था कितना, पी नॉट। अब इमेजिनेशन करते हैं कि एक मॉलिक्यूल का जो वेपर है वो प्रेशर लगा रहा 5। अब सरफेस पे टोटल ए का कितना मॉलिक्यूल है, 5 into 8 दैट इज 40। यानी यही है पी नॉट ए, क्या, पी नॉट ए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें ना डिसॉल्व कर देते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जैसे शुगर डिसॉल्व करते हैं या सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं। और व्हेन द शुगर इज डिसॉल्व इन दिस सॉल्वेंट, अगर इस वाटर में या मिल्क में शुगर डिसॉल्व करेंगे तो क्या होता है,
हम लोग क्या पढ़े थे कि जब कोई भी चीज को डिसॉल्व करते हैं तो जाके डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व होने के बाद इसका जो सम मॉलिक्यूल होगा कुछ तो सरफेस पे भी आएगा, ऐसा नहीं कि सब मॉलिक्यूल नीचे ही चला जाएगा। देयर सम मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट एट द सरफेस, मान लेते हैं कि 2 मॉलिक्यूल आ गया। अब ऑब्जर्वेशन करते हैं कि सरफेस पे ए का कितना मॉलिक्यूल है, सिर्फ 6, 1 2 3 4 5 6, और ये जो बी का मॉलिक्यूल ये तो एस्केप ही नहीं करेगा, यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट एस्केप फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से कितना मॉलिक्यूल एस्केप करेगा, तो सिर्फ 6। इसका मतलब यही सिर्फ प्रेशर लगाएगा, बाकी बी तो प्रेशर लगाएगा। तो कितना बच गया, 5 × 6 = 30। और ये 30 ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर हो गया वो किसके चलते हुआ, सिर्फ किसके चलते हो गया, शुगर के चलते। अगर हम शुगर को डिसॉल्व ही नहीं करते तो कहां से होता, इसका मतलब दैट मींस व्हाट, कि जैसे जैसे हम लोग ये सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व करते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पहले 2 ग्राम डिसॉल्व किए, फिर 2 ग्राम और डिसॉल्व कर, अब क्या होगा, जैसे हम 2 ग्राम और डिसॉल्व करेंगे ये जो बी कंपोनेंट का पहले 2 मॉलिक्यूल था 2 और बढ़ गया, मान लेते हैं कि यहां भी आ गया बी, यहां भी आ गया। अब ए का कितना मॉलिक्यूल बचा, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर लेफ्ट एट द सरफेस, ए का सिर्फ कितना, ए का, क्योंकि ए जो है वो लिक्विड कंपोनेंट है और बी जो है वो क्या है, सॉलिड कंपोनेंट। तो कितना बच गया, 4, यानी 5 × 4 = 20, यानी ये वेपर प्रेशर 40 से डिक्रीज करते जा रहा है लगातार, किसके चलते, सिर्फ किसके चलते, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के चलते, किसके चलते, नंबर ऑफ सॉल्यूट। इसलिए हम लोग रिलेटिव लॉरिंग को क्या बोलते हैं, colligative property, because decrease in the vapor pressure of solvent या liquid is always depend upon the number of solute particle that dissolve in the solvent। इसमें जितना solute particle को हम dissolve करते जाएंगे vapor pressure क्या होगा, उतना ही decrease करते जाएंगे। और इसी decrease in vapor pressure को जब हम कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, उसी का बस नेम या डेफिनेशन दिया गया, क्या, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी व्हाट इज रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, तो इट इज द रेशियो ऑफ लॉरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और कैसे हम बोल सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो बिकॉज इट्स लॉरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर, जैसे ये बी जरूरी नहीं कि शुगर का पार्टिकल, हो सकता है यूरिया दे दे, हो सकता है ग्लूकोज दे दे, मतलब एनी ऑफ देम दैट कैन बी ऑक्युपाइड द सरफेस, जो भी बस जगह छेदना चाहिए जाकर के, चाहे वो शुगर हो, यूरिया हो, कुछ भी हो, अगर ये जगह छेद लेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एस्केपिंग टेंडेंसी, और अगर ये एस्केपिंग टेंडेंसी इक्वल है तो बी तो एस्केप करेगा ही, तो कौन एस्केप करेगा, सर ए। तो ए का जितना मॉलिक्यूल बचेगा, अगर 4 बचेगा तो 4 एस्केप करेगा, सरफेस पे अगर 6 बचता है 6 एस्केप करेगा। यानी व्हाट, कि रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर ऑलवेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल दैट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, और जो सॉल्यूट पे डिपेंड करे उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब इसी का हम लोग को न्यूमेरिकल्स पढ़ना है, तो न्यूमेरिकल के लिए भी हम लोग ना वहां पे फार्मूला में पढ़े थे कि RLBP is equal to P naught A minus PA divided by P naught A is equal to chi B, और chi B को क्या लिख सकते हैं, तो NB divided by NA plus N। What is the mole fraction of solute? It is the ratio of number of mole of solute to the total number of moles present in solute। और number of mole कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, क्या, तो given mass of solute by molar mass of solute, वैसे given mass of solvent by molar mass of solvent, और इसी से ना न्यूमेरिकल बनाना, लेकिन इतना आसान तो होता नहीं कि अगर फॉर्मूला दे दे तुरंत बन जाए, डिफरेंट कंसेप्ट का जरूरत पड़ता है थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स के लिए। कैसे,
जैसे प्रॉब्लम्स आता है कि जब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट का मतलब है वेरी डाइल्यूट कंडीशन आ गया, अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन 5% से लेस है, तब तो ये जो सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल है वो नीचे से नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? अगर इसके कंपैरेटिवली ये बहुत छोटा है तो व्हाट दैट कैन बी नेग्लेक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर का हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन 5% से अधिक है, यानी देयर इज ए डिफरेंट कंडीशन दैट यू हैव टू बी ऑब्जर्व। एक कंडीशन होता है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, एक कंडीशन होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। लेकिन हम लोग ना न्यूमेरिकल्स में कैसे पता करेंगे कौन सा सॉल्यूशन डाइल्यूट में दिया है तो कौन सा कंसंट्रेशन में दिया है? तब एक स्पेशल फार्मूला बताएं। तो सबसे फर्स्ट ना हम लोग कौन सा फार्मूला को लगाना पड़ेगा, वो कैसे हम लोग को याद रखना है। तो अगर हम लोग को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दिया है या मोर देन 5%, तब अगर हम ये बोलता है कि रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है तो सिंपल फार्मूला जो हम लोग पहले पढ़े थे, P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है? तो NB डिवाइडेड बाय Na प्लस N। लेकिन अगर यही दूसरा कंडीशन दे दिया फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन कि अगर सॉल्यूशन ना वेरी डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू 5%, 5% से छोटा या 5% के बराबर अगर है तो तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसके लिए ना रिलेटिव लॉरिंग की वेपर प्रेशर ही निकालना है और यही फार्मूला होता है P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट A इज इक्वल टू किसको लेना? तब सिर्फ लेना होगा NB डिवाइडेड बाय NA। ये जो डिनोमिनेटर का NB है उसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज NB फ्रॉम डिनोमिनेटर इज नेग्लेक्टेड। क्यों? क्योंकि NB जो है ना वो टेंड्स टू ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। अगर हम डिनोमिनेटर से हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत छोटा है। जैसे एक गिलास पानी में हम लोग 2 बूंद चीनी मिला या 2 बूंद बोले या 2 दाना बोल दे चीनी मिला तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो वैसे यहां लिख लिए सिर्फ कब कंडीशन लगाना है फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, कब? जब डाइल्यूट में दिया रहना चाहिए कि लेस देन 5% होना चाहिए। और व्हेनेवर इट इज लेस देन 5% तो कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डिनोमिनेटर से हम लोग टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो टेंड्स टू लगभग 0। लेकिन बहुत सा ऐसा न्यूमेरिकल आएगा जहां पता ही नहीं चलेगा कि कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, तो कैसे बताएं? क्वेश्चन में भी दिया नहीं रहेगा कि इट इज कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, हाउ कैन यू सॉल्व दैट? तब ना इसके लिए स्पेशल यही 2 पॉइंट होता है सिर्फ बोर्ड लेवल के लिए, और एक कंपटीशन में स्पेशल न्यूमेरिकल होता है क्योंकि वहां टाइम भी नहीं रहता है पता करना कि कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट, या हम लोग उतना क्वेश्चन भी डायरेक्टली कंफर्म नहीं करता है कि कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट। तब हम लोग को याद रखना है फॉर एनी सॉल्यूशन। अब एनी सॉल्यूशन में एक खासियत है, हम लोग रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं निकाल सकते, वहां पे सिर्फ निकाल सकते हैं क्या? तो बताएंगे P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय PA। मतलब जब जब हमको क्वेश्चंस में बोले रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर तो डिवाइड करना होता है P नॉट A। P नॉट A क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। लेकिन हम लोग यहां एनी सॉल्यूशन के लिए किससे निकाल रहे हैं? PA। PA मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। क्या? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब इसमें क्या होता है? डायरेक्ट हम ले सकते हैं काई भी या NB by NA। NB को क्या लिख सकते हैं? WB by MB और WA by MA। ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब हम लोग को क्वेश्चन में बोलेगा कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट निकालें, जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालें, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालें, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालें, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सब में काम करेगा। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में बोल रहे रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, तब ये फॉर्मूला नहीं हो सकता। बिकॉज रिलेटिव लॉरिंग का मतलब है इट इज द रेशियो ऑफ लॉरिंग इन वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट।
जबकि यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, इट इज ए सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन? तो ये फॉर्मूला से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, ये बस ब्रेन में एकदम खोपड़ी में रखना पड़ेगा बढ़िया से संभाल के कि इस फॉर्मूला से क्या निकाल सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। नहीं क्या निकाल सकते इससे, तो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसमें थोड़ा सा याद रखना है आप लोग को, क्या, जैसे ए हम लोग मान के या रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्वेंट को, और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सॉल्यूट को। किसको? सॉल्यूट को। और क्या याद रखना है कि व्हाट इज WB, इट इज द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज MB, इट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज WA, इट इज द गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। व्हाट इज MA, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब उससे भी प्रॉब्लम कहां पे आएगा, P0H2O, मतलब इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। ये दे नहीं दे आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जनरल में 1 atm के बराबर, और 1 atm का मतलब क्या बताए थे, 1.01325 बार, तो 13 तक ही लेते इतना बार। या इसका क्या मतलब बताए थे, 760 mm ऑफ Hg। डिफरेंट यूनिट्स में वैल्यू चेक करना। ये मिलीमीटर में हो गया, सेंटीमीटर में क्या है, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या 760 टोल। क्या? 760 टोल। और अगर बार को हटा करके पास्कल में लेना है तो कितना हो जाएगा, 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल। ये एकदम खोपड़ी में बैठा लेना है, किसके लिए, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर। और ये जो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर है वो क्या है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है? कॉलिगेटिव, जिसको जस्टिफाइड किया था ओस्टवाल्ड और वॉकर नाम का साइंटिस्ट, एक्सपेरिमेंटल मेथड से। तो हम लोग अब इसका न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। इसमें याद रखना है कंसंट्रेटेड के लिए ये फार्मूला लगाना है, डाइल्यूट के लिए ये फार्मूला लगाना है। जब दोनों नहीं पता चले तब हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं, एनी सॉल्यूशन। लेकिन ये फार्मूला से सिर्फ हम लोग क्या नहीं निकाल सकते, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर रिलेटिव लॉरिंग निकालना है तो यही दोनों फार्मूला है। नेगेटिव प्रॉपर्टी का हम लोग न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट करते हैं, और ये जो न्यूमेरिकल्स है ना वो आईआईटी में पूछा गया है, पूछा जाएगा नहीं, पूछा गया है कि पहले पूछा गया है, हम लोग उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं कैसे। तो क्वेश्चन क्या था, द वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज का डाइल्यूट सॉल्यूशन है वाटर के साथ, जिसका वेपर प्रेशर कितना दिया, 750 mm ऑफ Hg। अब निकालना बोला है, कैलकुलेट करना है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द टू टर्म्स। पहला टर्म क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और दूसरा टर्म क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। और जबकि दिया हुआ एकदम सिंपल चीज है कि वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज 750। और ऐसा नहीं कि आईटी या कोई भी इंजीनियरिंग या कोई भी कंपटीशन में क्वेश्चन टफ आता है, क्वेश्चन टफ नहीं आता है, बेसिक खाली हम लोग को पता होना चाहिए। बेसिक उसका टफ है या पता होना चाहिए हम लोग को। जब हम लोग बेसिक या फंडामेंटल पढ़ेंगे नहीं तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि दिया हुआ तो बस एक ही टर्म में क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को कैसे, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, गिवन निकालना है। गिवन में क्या दिया हुआ है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी PA कितना, तो 750 mm Hg, बाकी कुछ दिया ही नहीं। तो हाउ कैन यू फाइंड, और निकालना क्या हम लोग को, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज और मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब ये थिंकिंग करने की हाउ कैन यू फाइंड कि वेपर प्रेशर से मोल फ्रैक्शन या मोलैरिटी कैसे निकाल सकते हैं। कहीं तो कोई फॉर्मूला पढ़े होंगे, तो हम लोग पढ़े थे रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, जो इक्वल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लेकिन दर्द एक रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो हम लोग पढ़े, RLVP इज इक्वल टू P0A माइनस PA डिवाइडेड बाई P0 इज इक्वल टू Kb। यहाँ P क्या है, ग्लूकोज। अब दर्द है कि PA तो हम लोग को दे दिया, P0 कहां से,
यही सब चीज ना कंपटीशन में हिडन रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ है, लेकिन वो क्या छुपा करके रखा हुआ है जहां से तुमको ढूंढ के निकालना है। जो निकालना सीख गया उसके लिए कंपटीशन ईजी, और जो नहीं निकालना सीखा वो कुछ भी कर लेगा, उसके लिए वो टफ है। जैसे ये डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया है किसका, तो ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज इन वाटर। और हम लोग क्या पढ़े थे कि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर अगर हम लोग को पूछे नॉर्मल टेम्परेचर पे तो 760 mm of Hg। बस वो what is 760 of mm Hg, तो it is the vapor pressure of H2O, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर। अगर ये नहीं आ रहा है तो कुछ भी कर लेंगे, हम न्यूमेरिकल नहीं बना सकते। इसलिए कोई भी कंपटीशन हार्ड नहीं, बस वो हिडन क्वांटिटी है उसका गिवन को टर्म को समझना, एक एक पॉइंट को कि क्या बोलना चाहता और कैसे बनेगा। सिंपल हो गया। आप देखिए P नॉट एक पता है, P भी पता है, यानी हम लिख सकते हैं 760 माइनस 750 डिवाइडेड बाय 760 इज इक्वल टू काई सॉल्यूट। यानी क्या आ गया काई सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू कितना आ गया 10 बाय 760, जो डिवाइड कर ले 1 को 76, और जैसे 176 है तो एक आंसर आ गया। 1 बाय 76 जब डिवाइड करेंगे तो 0.01315 समथिंग आते हैं, तो ये 2 कर सकते हैं। यानी एक आंसर हम लोग को कंफर्म हो गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 0.01। तो ये हार्ड नहीं है, बस क्या हम बताएं कंसेप्चुअल, इसलिए कोई भी क्वेश्चन ही नहीं आईडी आ गया बहुत हार्ड है, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है और वेरीफाई करना है कि हाँ कैसे हम उसको बना सकते हैं। अब हम लोग को सेकेंड टर्म क्या निकालना है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मोलैरिटी के लिए ना हम एक रिलेशन बताया था, बोले देखो बहुत इंपॉर्टेंट है 12th में भी और बोर्ड में भी। जैसे ये सेकेंड टर्म्स निकालना है क्या, मोलैरिटी किससे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया, तो 0.0132। और अगर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कंफर्म हो गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। क्यों, तो हम लोग पढ़े थे, याद करिए थोड़ा सा दिमाग से जोड़ डाल के, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1, तो काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए, या काई ए इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी। अब अगर इसको 1 से माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0.013, यानी हमको माइनस करना पड़ेगा किससे, 1 से सब्सट्रैक्ट करना है किसको, तो 0.0132 से, तो 1 से माइनस कर देते हैं, यानी 2 से कितना आएगा 8, 9 is 6, 9 से 8 9। देखिए जैसे 1 से माइनस किए तो कितना आ गया 0.9868, तो हम लोग लेते हैं 0.987, थोड़ा सा राउंड ऑफ करके ले लेते हैं, यानी 0.987। अब निकालना क्या है मोलैरिटी, हम एक फॉर्मूला बताए थे, मोलैरिटी इज इक्वल टू काई सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय काई सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट यहां पे कौन है, तो वाटर, यानी देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना है 0.0132, और इनटू क्या पुट करना होगा 1000 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 0.987, और इनटू क्या पुट करना है 80। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लीजिएगा, अपने से तो नहीं करिएगा, याद रहेगा घर पे मोबाइल या कैलकुलेटर, ऐसे एग्जामिनेशन के लिए अपने से कोशिश करना पड़ेगा, और डिवाइड करने के बाद ना फाइनली आएगा 0.747। तो देखिए क्वेश्चंस था इजी कि 750 mm दिया है, निकालना क्या है, तो मोल फ्रैक्शन। तो हम लोग को ये थिंकिंग करना है कि वेपर प्रेशर से मोल फ्रैक्शन में कैसे जा सकते। तो आप लोगों को पता है कि वेपर प्रेशर से मोल फ्रैक्शन का एक ही रिलेशन है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पहले हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, और सेकेंड क्या निकालना है मोलैरिटी। अब हमको पता है कि मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन से हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, जो इस फार्मूला के बेस पे। क्या फार्मूला बताया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इससे आप लोग को आराम से बनता है।
अब इसका हम लोग नेक्स्ट में देखिए, अब इसका सेकेंड क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे इसके क्वेश्चंस का ना फॉर्मेट को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन तो बहुत टाइप से हो सकता है। आपकी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब हम लोग को सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना। कब? कंटेनिंग 10% ऑफ यूरिया इन वाटर बाय मास, मतलब ये सॉल्यूट दिया हुआ है कि कितना सॉल्यूट हम लोग को मिलाना है, 10%। सॉल्वेंट जितना है उसका 10% हमको क्या लेके चलना होगा, सॉल्यूट। और प्योर वाटर इसमें तो दे दिया है कि वाटर का वेपर प्रेशर 760 है, बहुत से कंपटीशंस में नहीं देता है। तब ना यहां प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि सर वाटर का वेपर प्रेशर किस में ले। हम लोग तो बहुत से ऑप्शन पढ़े, एटीएम में ले सकते हैं, बार में ले सकते हैं। एटीएम और बार का मतलब ये नहीं कि एटीएम को लेके बार में जाना है, यूनिट देखना है। तो हम लोग कैसे जस्टिफाइड करें कौन सा यूनिट लेना है, तो ऑप्शंस में जो यूनिट दिया रहेगा ना वही यूनिट का हमको वाटर का वेपर प्रेशर लेना होगा। अगर ऑप्शन दिया रहेगा बार में तो यहाँ पे वाटर का वेपर प्रेशर बार में, अगर ऑप्शन दिया रहेगा एटीएम में तो वाटर का वेपर प्रेशर किसमें कंसीडर करना पड़ेगा, एटीएम में कंसीडर। अभी दिया हुआ है किसमें, सेंटीमीटर ऑफ एचजी। तो गिवन क्या क्या है, तो सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले गिवन पहचानना पड़ेगा। क्या गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए यानी वाटर कितना, तो इट इज गिवन 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। और क्या दिया हुआ है, अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, 10% यूरिया इन वाटर या 10% यूरिया बाय मास। और ऐसा ना न्यूमेरिकल्स हम लोग मोलैरिटी में पढ़े, मास परसेंट में पढ़े, यही मेन समझना है कि 10% यूरिया बाय मास, जिसको स्मॉल w बाय कैपिटल W भी बोलते हैं। अब बताए थे कि एक तरीका खानदानी होता है जो पुराने जमाने से चलते आता है कि लेट द टोटल सॉल्यूशन ऑफ या द टोटल मास ऑफ वाटर इज 100, तो 10% निकालें। अब ऐसा नहीं करते, अब क्या शॉर्टकट, जैसे अब क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं दैट इज 10 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम वाटर, सॉरी सॉल्यूशन, क्या 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी मास ऑफ यूरिया कितना हो गया, तो 10 ग्राम। और हम लोग बताया कि अगर मास ऑफ यूरिया पता चल गया, यूरिया इज सॉल्यूट, तो इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, इसलिए नंबर ऑफ मोल हमको निकालना पड़ेगा। और नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया कैसे निकालना है, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और वो भी मोलर मास किसका रहेगा, यूरिया का। यूरिया का फॉर्मूला क्या बताए थे, NH2CONH2, यानी जैसे हम गिवन मास 10 को डिवाइड करेंगे 60 आता है मोलर मास, तो 10 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 0 कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा 1/6। ये 1 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.16666 आते रहेगा। तो हम लोग 0.16 ले सकते हैं, 0.167 भी ले सकते हैं। अब ये हो गया एक कंपोनेंट सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल। वैसे हमको नंबर ऑफ मोल वाटर निकालना पड़ेगा, तो पहले मास ऑफ वाटर। अब सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम यूरिया हो गया, तो वाटर कितना होगा, 100 माइनस 10 दैट इज 90 ग्राम। तब हम क्या निकालेंगे बताइए, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, यानी 90/18, वाटर का मोलर मास 80, 90 को 18 से डिवाइड करेंगे 5 आ गया। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया भी आ गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर भी आ गया। तब इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं यूरिया का, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया और नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। यानी मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल जिस क्वांटिटी को निकालना है उसको न्यूमरेटर और टोटल नंबर ऑफ मोल को किस में रखना है, डिनोमिनेटर। यानी 0.16 डिवाइडेड बाय 0.16 प्लस 5, अच्छा से इज्जत से लिखते हैं 5, यानी 0.16 बाय 5.16।
अब क्या करना है, ये 16 है और ये भी 16 है, डेसिमल के बाद आफ्टर 2 डिजिट है, इसमें भी डेसिमल के बाद आफ्टर 2 डिजिट, दोनों का डेसिमल हटा देते हैं। अब कुछ हम लोग की, अब कुछ तुम लोग को भी करना पड़ेगा। अब देखिए इसको डिवाइड करिए तो आएगा 0.031। वैसे ये सिर्फ क्या निकला अभी, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, लेकिन हम लोग को ये नहीं निकालना, निकालना क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी पीए। तब इसको पहले नोट करिए। देखिए अब अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, तो RLVP इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाई P नॉट A इज इक्वल टू काई B। यहां पे B क्या है, तो यूरिया। यानी अब हम लोग को पता है P नॉट A दिया है 76 माइनस PA डिवाइडेड बाई 76 इज इक्वल टू 0.031। अब इसको सॉल्व करना होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल है, 76 माइनस PA इज इक्वल टू, इसको इधर कर देते हैं 0.031 into 76। अब PA को इस साइड ले आते हैं, इसको पूरा इधर लाते हैं, यानी PA, therefore PA is equal to what, 76 minus 0.031 into 76। अब 76 को मल्टीप्लाई माइनस करना है किससे, तो 0.031 into 76 सब्ट्रैक्ट करना रह गया, 76 minus 2.356। अब 76 को जब 2.356 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा क्या, 73.644 सेंटीमीटर Hg। तो सिंपल है, बस खाली समझना है क्या कि हम लोग को ना परसेंट दिया हुआ यूरिया का और क्या दिया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। तो अगर किसी सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का मास दिया, हम लोग को निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो कौन सा फॉर्मूला को कोरिलेट करना है, ये मेन समझना है। तो हम लोग को पता है कि मास से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, और जब मोल फ्रैक्शन कंफर्म हो जाएगा तब हम निकाल सकते हैं रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर से, जो इजीली एकदम सॉल्व हो जाएगा। तब इसका फिर नेक्स्ट मेथड्स पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, मतलब ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, लेकिन सिर्फ कितना परसेंट दिया है, 2%। दैट एक्सर्ट प्रेशर, मतलब उस सॉल्यूशन में प्रेशर लगा रहा है कितना, तो 1.004 बार एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। हम लोग को क्या निकालना है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब इस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, जिसको हम लोग MP बोलते हैं, वो निकालना। अब अगर ये भी क्वेश्चन है तो हिडन है, बहुत सा चीज। सबसे पहला चीज हिडन है कि ये जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो प्योर सॉल्वेंट का कितना है। अब ये समझना है कि प्योर सॉल्वेंट इसमें है कौन, इसलिए यहां पे एक वर्ड ऐड किया है, एक्वस। एक्वस का मतलब होता है वाटर। अब अगर गिवन हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले गिवन ही पता करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग के पास गिवन क्या दिया हुआ है, PA कितना, 1.004 बार। इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, किसका, सॉल्यूशन का, जिसमें 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऑलरेडी मौजूद है। तब हम लोग को ये पता है कि सॉल्वेंट कौन है भाई, वाटर। तो हम लिख सकते हैं P नॉट A H2O के लिए कितना बताया थे। अब यहां पे देखिए नहीं दिया हुआ, तब बोलेंगे सर कौन सा ले, ATM में ले, MM of Hg में ले, टोर में ले, नहीं, क्वेश्चन किस में दिया हुआ है, बार में। तो कहां क्या लेना है, बार। अभी नहीं कि बार बोल दिया तो बार जा करके लेना, ऐसा नहीं। बार में कितना बताया थे कि 1.013 बार, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी पता चल गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट भी पता चल गया। और क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब अगर ये 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है एक्वस सॉल्यूशन में, इन एक्वस सॉल्यूशन, तो हम क्या बता रहे हैं, दैट इज हम लिख सकते हैं 2 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन।
यानी 100 ग्राम सोल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, तो 2 ग्राम सॉल्यूट है, यानी देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम लोग WB बोलते हैं, कितना है, 2 ग्राम, इट इज WB। अब वाटर का मास कितना होगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट या वाटर कैसे निकालें, हाउ कैन यू फाइंड। देखिए 100 ग्राम सॉल्यूशन में 2 ग्राम सॉल्यूट है, तो हम लिख सकते हैं 100 माइनस 2 इज इक्वल टू 98 ग्राम वाटर। वाटर का मोलर मास तो हम लोग को पता है। अब हम लोग को क्या सोचना है कि फार्मूला कौन सा है, गिवन मास पता चल गया सॉल्यूट का, मोलर मास ऑफ वाटर हमको पता है 18 है, गिवन मास ऑफ वाटर भी पता चल गया 98। व्हाट फार्मूला दैट यू शुड अप्लाई, हम कौन सा फार्मूला लगाएं जिससे कि आराम से बन जाए, जबकि सिर्फ वेपर प्रेशर है। लेकिन हम क्या समझाए थे कि यहां दिया है 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, 2% का मतलब हो गया लेस देन 5%, which is called the dilute solution। तब according to RLBP for dilute solution, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या फार्मूला बताए थे, P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट A इज इक्वल टू MB बाय NA। MB को क्या लिख सकते हैं, तो WB बाय MB डिवाइडेड बाय WA बाय NA। व्हाट इज B, इट इज सॉल्यूट, व्हाट इज A, इट इज सॉल्वेंट। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए सब आंसर आ जाएगा। P नॉट A कितना पुट करना है, 1.013, PA 1.004 डिवाइडेड बाय 1.013। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 2 ग्राम। मोलर मास कितना दिया है, तो ये निकालना है हम लोग को। वाटर का मास कितना दिया है, 98, मोलर मास ऑफ वाटर 18, यानी अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, तो 0.009 डिवाइडेड बाय 1.013 इज इक्वल टू 2 by MB into 18 by 98। ओके, देखिए ये डेसिमल हट जाएगा। अब क्या करते हैं, हमको MB निकालना है, तो हम लिख सकते हैं MB इज इक्वल टू व्हाट, 2 into 18 डिवाइडेड बाय 98 into 9 और ऊपर आएगा 1013, यानी ये 2 into 18 और ये ऊपर जाएगा तो 1013 और इधर क्या आ गया, तो 9 और ये 98। अब ये डिवाइड करना, 9 से डिवाइड करते हैं 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 49, क्या बच गया 2026 डिवाइडेड बाय 49। देखिए ये तो मारपीट है, जैसे आप कर सकते हैं। अब 2026 को 49 से डिवाइड करेंगे, आएगा 41.35 ग्राम पर मोल। इट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो छोटा सा टर्म्स का जो हिडन, जो आप लोग को समझना है क्या, कि सॉल्वेंट यहां पे क्या दिया है, वाटर, और प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है, तो 1013। बस देखिए तुरंत इजीली सॉल्व हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग बना रहे हैं ना, ये भी एनसीईआरटी का है क्वेश्चन से, कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। मतलब हम लोग को नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मास निकालना, और वो भी कौन, जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है, तो 40, कितना है 40, which should be dissolved in 114 ग्राम ऑक्टेन। मतलब इसको हम लोग डिसॉल्व किए, किसमें डिसॉल्व किए, तो 114 ग्राम ऑक्टेन, और ये सॉल्वेंट हो, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। मतलब हम इतना डिसॉल्व करना है कि इसका वेपर प्रेशर घट करके बचना कितना चाहिए, 80%, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। मतलब इट्स वेपर प्रेशर इज रिमेन आफ्टर डिसॉल्विंग सॉल्यूट इज 80%। अब अगर ये परसेंट में दिया है तो थोड़ा सा तो कंक्लूड करना पड़ेगा या मानना पड़ेगा, तो पहले गिवन लिख लेते हैं। देखिए गिवन क्या क्या है, तो सबसे फर्स्ट दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, कितना दिया है 40 ग्राम पर मोल। और क्या दिया हुआ है, मास ऑफ ऑक्टेन, इट इज सॉल्वेंट, यानी WA कितना 114 ग्राम। और हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, बॉडी
दैट गिवन। तो अगर ये ऑक्टेन है तो ऑक्टेन का हम लोग मोलर मास निकाल सकते हैं, यानी मोलर मास ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन का फॉर्मूला C8H18, यानी 12 into 8। कार्बन कितने बार है तो 8, यानी 12 into 8 96, और 1 into 18 यानी आ जाएगा 140। इट इज। अब हम लोग के पास ना और क्या दिया है, तो वेपर प्रेशर रिड्यूस कर गया 80%, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेपर प्रेशर रिड्यूस्ड टू 80%। तब हम कंसीडर करते हैं कि लेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना मान लेते हैं। सपोज करिए हम लोग कंसीडरेशन कर लेते हैं P नॉट इज इक्वल टू 100 मानने से फायदा क्या होगा कि 80% डायरेक्ट निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी Pa इज इक्वल टू 100 का 80% यानी कितना आ जाएगा 80। निकाल भी सकते हैं 80% ऑफ 100 व्हिच इज गिवन द 80, यानी वेपर प्रेशर इनिशियल कितना था तो 100 और फाइनल कितना आ गया तो 80। ये हम लोग के पास है। और निकालना क्या हम लोग को, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग के पास गिवन है, और गिवन मास निकालना है, यानी व्हाट यू हैव टू फाइंड तो WB। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कैसे पता चलेगा डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड, कौन सा फॉर्मूला लगाएं। अब हम लोग को ये तो कंफर्म ही नहीं पता चल रहा है कि डाइल्यूट वाला लगाना है कि कंसंट्रेटेड। तब तो हम बताए थे कि फॉर एनी सॉल्यूशन के लिए लगा देते हैं क्या, P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय PA इज इक्वल टू WB बाय MB डिवाइडेड बाय WA बाय M। अब यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है, 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू WB, ये है 40, नीचे क्या है 114 बाय 114, ये तो कैंसिल हो गया 1। अब देखिए यहां पे 100 माइनस 80 करेंगे 20 बाय 80 इज इक्वल टू WB बाय 40, ये कैंसिल होगा 4, यानी WB इज इक्वल टू 40 बाय 4, जो कैंसिल होगा कितना, देखिए कितना इजी सा। इट इज द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, यानी मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया तो 10 ग्राम, यानी हम लोग को कितना डिसॉल्व करना है 10 ग्राम डिसॉल्व करेंगे, जिससे वेपर प्रेशर कितना रिड्यूस हो जाएगा 80%। किसमें 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। तो सबसे पहले ना गिवन क्वांटिटी समझना है कि क्या हुआ क्या। तो गिवन में क्या क्या था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट था, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट था, ये नाम दे दिया है, तो इसी से हम लोग इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं ऑक्टेन का, जो किस फार्मूला से होता है C8H18 दैट इज 140। अब हम लोग को जब ये पता चल गया कि वेपर प्रेशर रिड्यूस कर रहा है कितना तो 80%, तो हम यहाँ पे 100 माने, x माने, y माने, कुछ भी माने सॉल्व हो जाए, क्योंकि हम जो भी लेंगे उसका 80% बचेगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए हम लोग 100 लिए तो 100 का 80% कितना हो गया 80। अब हमको कौन सा फार्मूला लगाना है, डाइल्यूट कि कंसंट्रेटेड। तो जब नहीं तो पता चल रहा है तो हम लोग लगा दिए फॉर एनी सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि इसमें रिलेटिव लॉरिंग कहीं नहीं निकालना, हम लोग को क्या निकालना था गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। जैसे ही फार्मूला में पुट अप किए देखो आंसर आ गया कितना 10। जो आज हम लोगों ने रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर का न्यूमेरिकल्स पढ़ा, और हमने 2-3 न्यूमेरिकल जो कंपटीशन में भी पूछते हैं और बोर्ड में भी पूछते हैं दोनों का डिस्कशन किया। आप लोग घर में बैठ करके उसको बढ़िया से एकदम बनाइए। ऑब्जेक्टिव भी इसका आता है और सब्जेक्टिव में भी न्यूमेरिकल्स होता है। आपके पास जो सोर्स है बुक का, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो अरिहंत का बुक हो, चाहे अदर कोई भी एक्स्ट्रा बुक हो, या हमने पीडीएफ फाइल भेजा है, चाहे वो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी देख सकते हैं, ट्यूटोरियल ऐप के स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चंस दिया हुआ, आप लोग उसको बढ़िया से डाउनलोड करिए और बनाइए। जो नहीं बने क्वेश्चंस आप उसको कमेंट सेक्शन में भी भेज सकते हैं या डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, और आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट डे अनदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और उसके लिए आपको एक टर्म्स
रिवीजन करके आना है। कौन सा टर्म? द बॉइलिंग पॉइंट इन टर्म ऑफ वेपर प्रेशर, जो हम लोग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन में पढ़ेंगे।